10 में, उसके बाद t बराबर 6 पर -20, यानी और नीचे t बराबर 7 पर -30, t बराबर 1 पर -40। तो ग्राफ लीनियर आएगा, लेकिन किस में, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि निगेटिव। ऐसा थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं ऊपर की तरफ कि पहले तो बच्चों कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद हमने ये वाली ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे आप सभी लोगों को ये बात तो पता है कि अगर ये 4 सेकंड और 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड पर स्पीड थी -10, ये है प्लस का 20, ये प्लस का 20 है, माइनस का 10। 5वें सेकंड पर इसकी स्पीड इतनी थी और उसके बाद ग्राफ आया ऐसा। 4 से 5 के बीच में क्या हुआ? 4 से 5 के बीच में क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी की बात है यहाँ पर। रिलेटिव वेलोसिटी के साथ t बराबर 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में क्या हुआ? ये इस 1 सेकंड में क्या कहानी पलटी? प्लस के 20 से माइनस के 10 तक गया है वो। हाँ, a वाला तो रेस्ट पे आ गया था। अब मुझे उसके रिस्पेक्ट में b की जानकारी देना है कि b के साथ क्या हुआ है। अच्छा, t बराबर 4.01 सेकंड पर a की स्पीड कितनी? अरे बोलो भाई, अरे 0 है या नहीं? t बराबर 4 सेकंड पर कितनी थी? -20 थी या नहीं? लेकिन उस समय पर क्या वो ग्राउंड पर आ गया था? ग्राउंड पर आते ही उसकी स्पीड 0 हो गई। तो मैंने आपसे पूछा t बराबर 4.01 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड से हल्का सा ज्यादा होते ही a की स्पीड कितनी होगी? 0। t बराबर 4.01 सेकंड पर b की क्या स्थिति थी? अब एक बात बताओ, बहुत लॉजिकली सोचो, तभी तुम्हारे माइंड में ना मोशन की क्लैरिटी आएगी। 4.01 सेकंड पर ए रेस्ट पर आ गया। 4.01 सेकंड, 4 सेकंड पर बी बिल्कुल रेस्ट पे था, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो 4.01 सेकंड पे भी ऑलमोस्ट रेस्ट पे, मतलब बस नीचे आना शुरू ही किया था, तो उसकी स्पीड को भी ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं और इसकी स्पीड भी ऑलमोस्ट 0। तो रिलेटिव स्पीड हुई या नहीं हुई? बोलो, बात समझ आई? तो 4 सेकंड से हल्का सा आगे रिलेटिव स्पीड क्या है? अरे पक्का? तो 4 सेकंड पर क्या ड्रॉप सीधे क्या हो गया? 0। बोलो, बात समझ आई? तो ये ग्राफ खड्डे से नीचे गिरा और यहां से लेकर यहां तक ऐसे। ये किसका ग्राफ है? रिलेटिव स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखो कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है। अरे समझे या नहीं? पक्का? बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आसानी से स्टडी नहीं किया जा सकता। मान लो अब मैं इसका उल्टा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता, मैं कहता ये ग्राफ आया है, इसका फिजिकल सिचुएशन समझाओ। समझ पा रहे हो? तो इसका कन्वर्स समझाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन इस डेटा को स्टडी करके इसका ग्राफ बनाना क्या हमारे लिए फीजिबल बैठा? ठीक है, अपने आप में बहुत शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन था ये जो आपने अभी अभी किया है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अभी इन सारी चीजों को आप बताता हूं, उससे पहले एक ग्राफ और देखो। मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, टेंशन मत। उससे पहले एक ग्राफ और देखो। अगेन दिमाग दौड़ाना इस वाले ग्राफ में कि इसका ग्राफ का नेचर कैसा है। अगर देखें, बताइए पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ किसकी पोजीशन? बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। अब क्या कहोगे? बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। अच्छा एक बात देखो, हाँ इन्हें पोजीशन नहीं, पोजीशन सेम नहीं थी, वेलोसिटी सेम थी। हाँ, पोजीशन सेम नहीं थी, क्या सेम था? वेलोसिटी सेम थी। अब जरा बोर्ड पर एक चीज देखो, क्या यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है?
कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी एक्सीलरेशन की हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला कितनी देर तक वैलिड है? कितने देर के लिए? 4 सेकंड से। t बराबर 0 से लेकर t बराबर 4 सेकंड्स तक के लिए क्या फार्मूला वैलिड है? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, बिल्कुल ठीक। अब हम इस फार्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो बच्चों xva निकालने के लिए t को इधर ले जाओ, है ना? तो एक बात बताओ, अगर xva बराबर vva into t है तो t की वैल्यू मान रखी, इसकी वैल्यू कितनी है? 20। ये तो हर बार 20 है। अरे ये तो हर बार 20 है। मल्टीप्लाई का कितना है? दूसरे सेकंड के लिए, तीसरे सेकंड के लिए और चौथे सेकंड के लिए। तो क्या बदल नहीं रहा? अरे बदल रहा है या नहीं? क्या लीनियर डिफरेंस आ रहा है? लीनियर का मतलब अगले डेटा के रिस्पेक्ट में पिछले डेटा का डिफरेंस बराबर होना। तो देखो 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20, 80 माइनस 60 20। देखो 20 आ, तो ये कैसा वेरिएशन कहलाता है बच्चों? ठीक है, तो देखो कैसा आएगा ग्राफ। लेकिन कितनी देर? हाँ, ये है 4 सेकंड। बोलो बात समझ आई? अब मजा आएगा, क्योंकि 4 सेकंड तक की कहानी खत्म। अब जी कितना? 10। अब क्या x का ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला, अच्छा t बराबर, अभी तुम्हें एक बात सिखाई मैंने, t बराबर 4.01 सेकेंड पर रिलेटिव वेलोसिटी का 0 थी ना? तो क्या डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान सकते हो? है ना? डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान सकते हो। तो बच्चों ध्यान से देखना, अब मेरा एक्सेलरेशन भी है, तो अगर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या ये भी लगना चाहिए? अरे मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s ut + हाफ gv²। अरे होती है, अब u तो 0, ठीक है? तो ये वाली इक्वेशन कितने डिस्टेंस के लिए वैलिड है बच्चों? t बराबर 4 सेकंड से लेकर t बराबर 1 सेकंड तक। अच्छा, अब जरा इधर देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? टाइम। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। जब भी पावर 1 और 2 का रिलेशन होता है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं पैराबोलिक रिलेशन। बोलो बात समझ आई? कैसा रिलेशन है ये? पैराबोलिक रिलेशन। अब एक बात बताओ, जो पोजीशन है पार्टिकल की वो घट रही है या बढ़ रही है? डिस्प्लेसमेंट बता दो, बढ़ रहा है घट रहा है? कम हो रहा है या नहीं? अरे नीचे से ऊपर गया और ऊपर से वापस, तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो घटता हुआ पैराबोला आना चाहिए, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है और डिस्टेंस घट रहा है। ये आए, बोलो बात समझ आई? ठीक है, वो ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा एनसीईआरटी पे देखने का, ठीक है? बट एनसीईआरटी ने इससे पहले वाला जो ग्राफ बनाया था वो नहीं, और उसमें ये सवाल इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मैंने आपको अभी करवाया। असल में ये सवाल कम से कम 10 सवालों का कॉम्बिनेशन है। ये बात समझो, तुमने एक सवाल सीखा, ये कम से कम 10 सवालों का कॉम्बिनेशन था, अकेला सवाल। इट इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम जिसमें हम रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और उनके ग्राफ सब सीखते हैं। आप देखो, क्या हमने रिलेटिव वेलोसिटी सीखी? क्या हमने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सीखा? क्या हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ भी सीखे? और हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन भी सीखा, है ना? तो ये अपने आप में बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर कॉम्पिटिटिव लेवल की टॉप मोस्ट प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है? जिसमें आप काफी कुछ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? बोलो क्लियर है ना? तो अब आप इस पूरे सवाल को उतारेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखें।
कुछ कुछ स्टेप आप लोग अपने आप कीजिएगा सो दैट ये प्रॉब्लम हमने इतनी लंबी तो समझी वो रिवाइज हो, है ना, बाकी मैं मदद करता रहूंगा बीच बीच में। सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हैं कि लेट टू पार्टिकल्स ए एंड बी, लेट टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर थ्रोन, लेट टू पार्टिकल्स A and B are thrown in upward direction, are thrown in upward direction, are thrown in upward direction with initial velocities, with initial velocities 20 meter per second, 20 meter per second and 40 meter per second respectively, 20 meter per second and 40 meter per second respectively, full stop, full stop. Calculate the relative velocity and relative acceleration, calculate relative velocity and relative acceleration of B with respect to A, of B with respect to A for first part लिख लो, for first part लिख लो t is equals to 0 to t is equals to 4 seconds, for t is equals to 0 to t is equals to 4 seconds, यानी कि पहले के 4 सेकंड से b पार्ट लिखो, for t is equals to 4, for t is equal to 4 to t is equals to 8 seconds, यानी कि आखिरी के 4 सेकंड से। ठीक है, ये आपको काम करना है, एक लाइन छोड़ के लिखो also obtain the results, also obtain the results of relative displacement, ब्रैकेट में लिख लो XBA, relative displacement ब्रैकेट में लिख लो XBA, relative displacement for t is equals to 0 to t is equals to 8 seconds, for t is equals to 0 to t is equals to 8 seconds. Also plot VBA, also plot VBA versus time graph, also plot VBA versus time graph and XBA versus time graph, XBA versus time graph। जितना सब कुछ मैंने आपको यहाँ समझाया पूरे प्रश्न में उतरवा दिया है कि क्या क्या काम आपको करना है। अब मैंने सबसे पहले क्या करा था, डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद मैंने क्या करा, डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करो, आप एक काम करो, आपको शॉर्टकट में क्वेश्चन और बहुत बढ़िया तरीके से करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे ना तो आप एक टेबल रखो सबसे पहले। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, एक टेबल बनाओ, पता है कैसे, ऐसे बनाओ। देखो, एक कॉलम में लो टाइम, दूसरे कॉलम में लो वेलोसिटी ऑफ ए, तीसरे कॉलम में लो वेलोसिटी ऑफ बी, चौथे कॉलम में लो वेलोसिटी ऑफ बी और पांचवें कॉलम में ले लो एक्सेलरेशन जीबीए। ये समझे, ऐसे करके टेबल बना लो। ठीक है, अब t is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करेंगे। यहां तक सब कुछ उतार दो। ठीक है, यहां तक आप सब कुछ उतार दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो तुम्हें पता है। अरे तुम्हें पता है ना, हर 10 सेकंड के लिए वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। इसे भर दो, इसे भर दो पूरे, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। इसे भर दो पूरे, इस टेबल को भर दो। यही क्वेश्चन है, नहीं सब कुछ निकाला है।
एक डेटा मैंने कर दिया। यहाँ तक तो 0 है, फिर टाइम हो जाएगा। चेक कर लो कहीं कुछ समस्या हो तो बताएं। कहाँ पर क्या? हाँ बीबी, हाँ ये भी माइनस हो जाएगी बिल्कुल समझ। देखिए तो 0 पे आ रहा है। अब तो ये वही आंसर देगा जो इसका एक्चुअल आंसर है, क्योंकि ये खुद 0 का है भाई। तो वही आंसर देगा तो सिस्टम ला रही तुम है ये हो गया पूरा। ग्राफ्स वगैरह बना लिए सब लोग करो भाई। अच्छा टेबल बना ली सबने? हाँ टेबल के बाद आप लोग अगला काम क्या करोगे? टेबल के बाद आप लोग अगला काम करोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे वाला फॉर्मूला, ठीक है कि ये फॉर्मूला वैलिड है t बराबर 0 से t बराबर 4 का, है ना। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का डेटा ऑब्टेन करो सारा एक एक करके। फिर सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला लिखो, इसका डेटा ऑब्टेन करो। उसके बाद एक ये वाला ग्राफ बनाओ और एक ये वाला, तब पूरी प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है बेटा, रिपीट करो। हाँ देखो सबसे पहले क्या, ये टेबल को बना ली। इसी टेबल को बनाने के बाद मैंने क्या बताया, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 4 तक के लिए वाली इक्वेशन वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हमने v बराबर x v into t लिखा, तो t बराबर हमारा किसके हो जाएगा, ओ सॉरी x बराबर हमारा किसके हो जाएगा, v into t के। तो t बराबर 1 2 3 4 4 सेकंड्स के लिए हमने x की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने x v बराबर लिखा हाफ gt स्क्वायर। वो क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करी है वाली।
x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब एक्चुअली टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब b था तो उसकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो चुकी थी, तो हमने इसे 0 कर दिया। तो जब ये क्वांटिटी 0 हो गई तो x बराबर हाफ gt स्क्वायर पे आ गई। तो बस अब g की वैल्यू 10 रख दो और t की वैल्यू 1 2 3 4 रख कर सारे आंसर से कहा। मैंने यहां पर आंसर्स कैलकुलेट नहीं करे, बट आप लोगों को करने हैं। इसमें ना इसमें t बराबर 4 पे मत करो, मतलब t बराबर 4 के बाद की बात है ना। t बराबर 5 से शुरू कर देना, t बराबर 5 से शुरू एक ही 4 से तो 4 तक तो अपने वहां पर कर ही लिया, 5 से शुरू करो, 5 लिख लो 5। सब लोग खड़े। डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए सारे। t बराबर 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 125। यस सर। पक्का? यस सर। सबका? यस सर। सब गधे हो। एक लाइन से। अरे t बराबर 5 सेकंड की चर्चा अगर करें, एक बार बताओ, मैंने यहाँ पर u को 0 माना, u को 0 माना था, यानी कि जो ऊपर तक जाने का मोशन था वो मैंने एक तरफा माना और जो नीचे आने का मोशन था वो मैंने एक तरफा माना। तो t बराबर 5 सेकंड का मतलब ये है कि नीचे आने वाले मोशन का पहला सेकंड। अरे ऊपर उसकी स्पीड 0 ही थी, फिर उसने नीचे आना शुरू करा तो वो 1 सेकंड में 125 मीटर चल दिया। अरे 0 स्पीड से नीचे आएगा तो 1 सेकंड में 125। अरे t बराबर 4 से t बराबर 5 का गैप भी तो लेना है। यही अकल का इस्तेमाल हम नहीं करते। बस थोड़ा सा ट्रिक दे देना एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही हम पट्टी खा जाते। समझ आया लॉजिक क्या बता रहा हूं? अरे सीधे t उठाकर 5 नहीं रखना है यहाँ पर। अरे ये वाला
समझ में आई नहीं आई बात? तो ये कौन सा वाला पार्ट है? डाउनवर्ड मोशन। ये आपका बाद का हिस्सा है। कौन सा? डाउनवर्ड मोशन। ये डाउनवर्ड मोशन है। तो t बराबर 5 सेकंड का मतलब है t बराबर 4 सेकंड के बाद 5 आया, यानी कि 4 से 5 का गैप 1 सेकंड। तो कायदे में t बराबर 5 सेकंड के लिए आपको यहां पर t बराबर कितना पुट करना है? 1। या फिर अकलमंदी अगर आप लगाते तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपका 4 सेकंड तक तो ऑलरेडी हो गया था, 4 सेकंड तक का तो मोशन डिस्कस कर लिया था ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो t - 4 का होल। इसमें भी कोई बुराई नहीं। देखो यहां पर 5 रखो, 5 - 4 1, 6 रखो, 6 - 4 2, 7 रखो, 7 - 4 3। अरे क्योंकि ये 4 तक का तो डिस्टेंस हो गया स्टडी, तभी तो v को हमने क्या रखा, u को हमने क्या रखा है 0। अरे समझ आया या नहीं? आपको मैंने हमेशा बोला अपवर्ड मोशन को एक डायरेक्शन में लेके खत्म करो और डाउनवर्ड मोशन को दूसरी डायरेक्शन में लेके खत्म करो। अपवर्ड और डाउनवर्ड को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है। समझ आएगा? अब जरा ढंग से सॉल्व करो और t बराबर प्रॉपर्ली यहां पर लिखकर करना, ठीक से सॉल्व। अरे समझ आ गया? ठीक है, ब्रैकेट में साइड में लिख लेना कि t बराबर 5 सेकंड का मतलब है डाउनवर्ड मोशन का पहला सेकंड, t बराबर 6 सेकंड का मतलब है डाउनवर्ड मोशन के 2 सेकंड्स। ठीक है, तो यहां पर t बराबर 5 सेकंड से 8 सेकंड का मतलब है कि t बराबर 4 सेकंड को हमने इनिशियल पॉइंट माना है और इनिशियल पॉइंट का टाइम हमेशा 0 होता है। तो अगर 4 को 0 मानोगे तो 5 को 1 ही मानना पड़ेगा। अरे समझ में आएगा? अरे मैं कोई दूसरी दुनिया की भाषा में तो बात नहीं कर रहा हूं। हाँ करो, जल्दी से कीजिए, जल्दी से करो। डाउनवर्ड मोशन के लिए x की वैल्यूज निकालो। डाउनवर्ड मोशन भाई ये ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चों, मैं आपको पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ये वो चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स की जैसे कहना चाहिए रूट्स हैं, जड़ें, नींव। जिस बच्चे के ये चैप्टर कमजोर रह गए ना, समझ लो उसकी पूरी फिजिक्स कमजोर। जिस बच्चे को काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स नहीं आती वो फिजिक्स में कभी सफल नहीं, गारंटी से मैं लिखकर दे सकता हूँ आपको। जैसे काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स नहीं आती वो कभी सफल नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश बच्चों को यही चैप्टर नहीं आते होते। कारण क्या होता है, 10th से 11th में मूव किए होते हैं बच्चे जनरली। अब 10th में बच्चे लेकर आए मेरा 10th ही जीती है। अभी वापस समझने लग गया वाह मेरा बेटा तो दुनिया में सबसे होशियार। अब वो 11th में आया, पहले चैप्टर में उसके धुएं निकल गए। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर ही पूरी 10th क्लास की साइंस के बराबर था। अरे ये जितने दिन से काइनेमेटिक्स चल रहा है इतनी 10th की साइंस भी होती थी पूरी, कुछ नहीं था इतना फिजिक्स में वहां पर। अरे 2-4 फॉर्मूले, अगर 10th के बोर्ड के 2 महीने भी पहले बच्चा अगर पढ़ना शुरू करे तो 10 सीजीपीए ले आता है, कुछ नहीं है उसमें इतना। तो उसकी आदत क्या होती है, वही 10th क्लास की तरफ पढ़ने की। क्या 4 फॉर्मूले याद करे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, वाह मेरा चैप्टर हो गया। अब यहाँ गिनती ना है, कितने ही क्वेश्चन करते रहो, ठीक है, कभी पूर्ति नहीं होने वाली। हमेशा क्या आ जाएगा, कोई ना कोई नया कांसेप्ट निकल कर आएगा। लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं सो दैट कि कांसेप्ट समझ में आ जाए। कांसेप्ट समझ में आ जाए तो 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, कहीं नहीं फंसेगा। तो समस्या इसलिए होती। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर है ये, भाई लोगों ने सोच समझ के तो इसलिए रखे थे कि ये फिजिक्स की रूट्स हैं कि बच्चा पहले इन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। होता उल्टा है, बच्चा बेचारा 10 से 11 में आता, पहले तो 1-2 महीने इधर उधर घूमते रहता, कहां पढ़ूं। कभी वो अपने दोस्त के पीछे कहीं चला जाता है, कभी उसके इधर उधर के रिश्तेदार बता देते हैं तो वो कहीं घुस जाता है। उसे फिर 4-5 महीने बाद पता चलता है मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मुझसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। फिर उसके बाद बेचारा वो क्या करता है, कहीं सही जगह की तरफ भागने की तलाश करता है। यही स्थिति होती है। और हमारे जीवन में अधिकांश लोग जो हम लोगों को सजेशन देते हैं वो ऐसे होते हैं जो खुद ही साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते। हाँ ऐसा होता है।
ठीक है, घर के बड़े बूढ़े उन्होंने दे दिया। अब उनके जो सही, उनका अगर कभी कभी तुक्का लगता है तो सही लग जाता है कि हाँ जिन्होंने ऐसा मान लो कि अरे हाँ शहर के बड़े पुराने टीचर हैं, उनका बड़ा नाम सुना है, उनके पास जाकर देख कर आया, तो वो कुछ केसेस में तो सही बैठता है, लेकिन 90% केसेस में वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अरे भाई उनको ठीक से पता ही नहीं। अब भाई एक शहर में 20 साल से कोई बंदा पढ़ा रहा हो सकता है, कोई बुराई थोड़ी है, 25 साल से कोई पढ़ा रहा हो सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है वो अच्छा ही, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मेन बात क्या होती है कि शुरुआत में सबसे ज्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम आती है इन चैप्टरों में। अब मेन मजे की बात क्या है, इसी चैप्टर के सारे एप्लीकेशन आगे वाले जितने चैप्टर आएंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद आपका एसएचएम ऑसिलेशन वेव्स, सब में ये लगेगा, हर जगह आएगा, ये कूद कूद कर आएगा, हर जगह आपका मैकेनिक्स आएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएंगे। और यही तो चैप्टर जो होते हैं वो बिल्कुल 11th क्लास की शुरुआत के 2-3 महीने में समाप्त हो जाते हैं, और 2-3 महीने में तो बेचारे 11वीं के बच्चों को ये समझ में आता है